नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो कथित शंकराचार्य महोदय की जान को खतरा पैदा हो गया है। अब शिविर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाए। उनके चेले चपाटे कह रहे हैं कि रात को कुछ संदिग्ध उनके आसपास घूमते हुए देखे गए हैं। कभी-कभी वो फोटो खींचते हैं, कभी-कभी वो वीडियो बनाते हैं और उनको उनके प्राणों का अब संकट दिखाई दे रहा है। अनशन शुरू किया था, धरना शुरू किया था, शिविर के बाहर बैठे हुए थे, फिर बताया गया तबीयत खराब है, फिर कहा गया कि बुखार है और मीडिया में अनवरत जिस तरीके से इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में और तमाम दूसरे विषयों पर भी अब तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। कभी औरंगजेब बताते हैं योगी जी को, कभी हुमायूं की, बाबर की और पता नहीं किस-किस की औलादें बताते हैं। तो योगी जी ने बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं है, चुप ही हैं, एक तरीके से संयम ही बरते हुए हैं। पर सोनीपत में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, कालनेमी, कि ये छद्म रूप धारण करके सनातन का अहित कर रहे हैं और एक तरीके से राष्ट्र के विरुद्ध भी काम कर रहे हैं। तो आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कालनेमी हैं कौन। किसी एक की तरफ तो उनका इशारा नहीं है, पर चूंकि प्रकरण एक हुआ है और ऐसे समय योगी जी का एक बयान आया है, तो फिर अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कालनेमी हो सकते हैं। यहां भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो छद्म रूप में अपने को हिंदू कहते हैं, भगवान राम के मंदिर के दर्शन तक करने नहीं गए आज तक, वो लोग भी अब सनातन की बात करने लगे हैं चैनलों पर आकर के, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ ये किया जा रहा है या कराया जा रहा है, इसके पीछे का हेतु क्या है। 2027 ताकि 2029 में भी मोदी जी को रोका जा सके। बहुत हद तक 2024 में ये अपने कारनामों में सफल हो गए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करके इंडिपेंडेंटली केंद्र की सत्ता में आई थी, वो 2024 में इन्हीं हिंदू मतों के विभाजन के चलते लटक गई थी। 240 सीटों पर लटक गई थी। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश शर्मा जी, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्ते सर, प्रणाम सर। आपने अपने इंटरव्यू में जिस एक लाइन का जो आपने जिक्र किया, योगी जी ने जब वो काले नेमी वाली बात कही है, तो उन्होंने बड़ी दुखती हुई रग दरअसल दबा दिया है। और आपने कहा कि ये इसका हेतु क्या है, ये क्यों हो रहा है। जिनसे कराया जा रहा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से, उसकी टाइमिंग अभी क्यों है। सर, ये विशुद्ध रूप से सबसे पहले तो केवल और केवल राजनीति है, जिसमें एक व्यक्ति का, एक चेहरे का चुनाव किया गया, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। इसको इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। इसमें अब बहुत ज्यादा जो एक मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास हुआ था कि साहब सनातन के इतने बड़े धर्मगुरु, वो उनके खिलाफ इस तरह का दुष्चक्र किया जा रहा है और ये शंकराचार्य के पद की जो है उसको, उसका पद दलन हो रहा है। लेकिन ये बड़ा साफ हो गया, कुछ ही घंटों में ये साफ हो गया। और इसको वैधानिक रूप से भी साफ करने का जो मेला प्रशासन ने काम किया, जिसने कि नोटिस लगा दी कि भाई साहब आपका मैटर पूरा लिटिगेटेड है
और आप कायदे से शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं है, तो हम आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। तो ये काम एक जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, और दूसरा आम जनता ने इस पूरे व्यवहार को लेकर सनातनियों में दुख है और थोड़ा-थोड़ा शर्म भी है कि सनातन के एक धर्माचार्य और शंकराचार्य के पद पर भले दावा रखने वाला व्यक्ति, मैं कह देता हूँ। चलिए हम ये मान लेते हैं कि वैधानिक रूप से प्रशासन ने ये क्लियर कर दिया कि भाई आप शंकराचार्य नहीं हैं। लेकिन सर इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये जैसे भी हों, जिस स्वभाव के भी हों, उनका राजनैतिक झुकाव या मेल-मिलन या ये उनका खुद का अब तो राजनेता होना सिद्ध हो रहा है, विपक्ष की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो। ये सब अगर किनारे हटा दिया जाए, तो ये बात तो सही है ना कि वो एक हिंदू संत हैं। भई इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदू संत नहीं है। तो ये सनातन वंशियों के लिए शुरू में ये संकोच का और यही वजह था कि लोग असमंजस में थे, रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसको शंकराचार्य से जोड़े रहे। लेकिन अब धीरे-धीरे पहले कुछ घंटों के बाद आप देख रहे होंगे कि एक मुखर आवाज न सिर्फ संत समाज की तरफ से, अखिल भारतीय जो समाज हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियली आप देख लीजिए, अनऑफिशियली आप तमाम धर्माचार्यों के बयान देख लीजिए, अखाड़ा परिषद का बयान आप देख लीजिए, उनका स्टैंड देख लीजिए, तो निश्चित रूप से इसे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अलावा और किसी ने कुछ नहीं माना है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात आती है सर कि ये इनके द्वारा किया क्या जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ। चाहे चुनाव दो हर यहाँ पर इस तरह का जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, और उसका आप पूरा अगर जो काम करने का तरीका देखेंगे, तो ये इसी तरह घेरने का प्रयास है। अब देखिए सर, एक योगी आदित्यनाथ एक प्रशासक के रूप में, उनके ऊपर आप आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। विपक्ष के पास ये ऑप्शन बंद था, बंद है, और अभी तक उसका कोई एक आक्षेप आप नहीं लगा सकते। लगभग यही स्थिति मोदी के साथ है। अब दूसरा क्या होता है, एक अगर राजनीतिक व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से उसके काम और दूसरा उस पर आप कुछ चिपका सकते हो, तो पहला तो आपका ये था कि साहब आप परिवारवाद चिपका दीजिए, उसके बाद अगर भ्रष्टाचार नहीं चिपका पाए तो। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसका भी ऑप्शन विपक्ष के पास बंद है। आपने बीते दिनों देखा होगा, और सबसे पहले जब 2017 में आए तो इसी कांग्रेसी इकोसिस्टम ने योगी आदित्यनाथ के सामने अजय कुमार बिष्ट नाम के उनकी क्षत्रिय आइडेंटिटी को खड़ा करने का प्रयास किया था। ये बिल्कुल। प्रयास था कि कहीं न कहीं से उनको जातिवाद से जोड़ने का आगे प्रयास किया जाए, लेकिन वो भी निष्फल हुआ। भ्रष्टाचार निष्फल हुआ, परिवारवाद निष्फल हुआ। आपने जाति का उनका खोजने का प्रयास किया, वो निष्फल हुआ। तो अब सर योगी आदित्यनाथ के पास जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, एक कुशल प्रशासक के अलावा, जो इससे पहले थी, पिछले 8-9 सालों में उन्होंने अपने आप को कुशल प्रशासक साबित किया है। लेकिन इससे पहले उनकी आइडेंटिटी एक सांसद के रूप में, लेकिन सर्वोच्च आइडेंटिटी उनकी एक धर्मगुरु, एक पीठाधीश्वर, एक हिंदू हिंदू संत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जरिए कांग्रेसी इकोसिस्टम ने योगी आदित्यनाथ के उस संतत्व की आइडेंटिटी को चैलेंज किया है। ये बेहद निजी हमला है, ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से उनको संत मानने से खारिज करने की तरफ, मतलब उनकी आप ये लहजा देखिए, वो खारिज तो क्या कर पाएंगे, वो खारिज कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ उनके एक सनातन के संत और एक पीठाधीश्वर, इस आइडेंटिटी के ऊपर जो कि सबसे बड़ी यूएसपी है एक कुशल प्रशासक के साथ योगी आदित्यनाथ पर, ये अब तक का योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा निजी हमला है। किया गया है ये राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, और अभिमुक्तेश्वरानंद उसके चेहरे हैं। अब इसका लाभ अखिलेश यादव फौरी तौर पर उठाएंगे या उठाना चाहेंगे 27 में, ये अलग बात है। लेकिन ये वही लगभग रिजीम चेंज जैसा आक्रमण है जिसमें उनकी सनातन भगवा आइडेंटिटी को चैलेंज किया जा रहा है, और इसके लिए ये शर्म जो शब्द मैंने कहा कि सनातनियों के लिए पहले असमंजस, फिर मतलब ये कंफ्यूजन, असमंजस, और उसके बाद शर्म का मामला आया। शर्म का मामला ये है कि ये सारा करने के लिए कांग्रेस ने भगवा टूल किट
रिजिम चेंज का, इसको जन्म दे दिया है। और इसकी लड़ाई अभी मुक्तेश्वरानंद को मैं बधाई दूंगा सर, वो वाकई खुल के ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, उन्हें किसने काम पे लगाया है। आज किसी भी व्यक्ति के सामने ये तस्वीर साफ है। तो मुझे लगता है कि अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर कम से कम ईमानदार हैं। वो बता रहे हैं कि हम कांग्रेस के एजेंट हैं, हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और इनका तो सर, अगर आप देख लीजिए तो जो इनका घराना है, मैं घराना का मतलब इनके गुरुजी को आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक पत्रकार को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। तो लेकिन एक चीज जरूर है सर, योगी आदित्यनाथ एक संत, एक जागृत संत, उसके बाद इस प्रदेश की सेवा, इस प्रदेश की तस्वीर बदल के रख देने वाले व्यक्ति, कुशल प्रशासक, इनके सामने शंकराचार्य कथित रूप से जो अपना दावा रखते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर सनातन वंशियों के सामने एक शर्म का मामला रखा है कि ये कौन कर रहा है। आज ये क्लेम ही हैं शंकराचार्य के, हो सकता है कल को ये हो भी जाए, लेकिन हमारे वो सनातन के जो शक्तिपीठ हैं, जिन्हें मैं देवी के शक्तिपीठियों को नहीं, ये हमारी चेतना के शक्ति के, उसके पीठ रहे हैं। ये मार्गदर्शक हैं सनातन के, इन्हें बताना है, और इनका ये हाल है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेसी एजेंडा है सर, और ये टूल किट का हमला है। अब मुक्तेश्वरानंद इसके सिर्फ चेहरे हैं। बेहतर ये है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, और प्रशासन ने जो स्टैंड उसे लेना चाहिए वो ले रही है। बाकी तो इनका ड्रामा है सर। हमने तो सुना ये इनके पास एक वैनिटी वैन है उसी शिविर में, और ये लग्जरीज अपने वैनिटी वैन में रहते हैं। ठीक है, हम तो चाहते हैं सर सनातन के जितने हमारे साधु हैं सब लग्जरी लाइफ जिए, क्यों नहीं जिए सर? संत हैं, महात्मा हैं, और जो भी सुविधाएं उनके पास रहें। लेकिन आप इस तरह का तमाशा और इस तरह का ड्रामा, और सबसे खतरनाक बात सर, ये उस लेवल तक उतर जाना चाहते थे जैसा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम का जो टेस्ट है कि अगर संभव हो तो भगदड़ मच जाए। कल्पना कीजिए 9-20 पर जो इन्होंने तमाशा शुरू किया, अगर मेला प्रशासन ने इतने अनुशासन के साथ, धीरज के साथ इनको डील नहीं किया होता, और कहीं अगर भगदड़ मच गई होती तो क्या स्थिति हुई। ये इस तक जाने के लिए अपने कांग्रेसी इकोसिस्टम के हाथों मजबूर हैं। तो ये चेहरा राजनीतिक चेहरा है, ये पूरा का पूरा विषय राजनीतिक है, और मैं अभी इसमें और सीरीज बढ़ते हुए देख रहा हूं, क्योंकि वो काम पर लगे हुए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद काम पे हैं, इज इन वर्किंग मोड। तो वो लगातार इसीलिए वो खींच रहे हैं, वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें यथोचित जवाब दे रहा है, यथोचित तरीके से हैंडल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सनातनियों में जो शुरू में थोड़ा सा असमंजस था, संकोच था, वो तस्वीर धीरे धीरे खुद अभी मुक्तेश्वरानंद ने और उनके लोगों ने क्लियर कर दी है कि नहीं, इसे एक राजनीतिक विद्वेष से भरा हुआ तमाशा मात्र कहेंगे आप, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। जी अवनीश जी, आपने कहा कि ये अपने काम पर लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो भी काम पे लगा हुआ है। जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, वामपंथियों का, इन विपक्षी दलों का, वो भी काम पे लग गया है। आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए किस तरह से वो लाठियां भांज रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ा समय से हो गया है? अभी तो 1 साल है, अभी 1 साल है, तो 1 साल में एक अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, संघ के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, हम जैसे आप जैसों के लिए भी, कि लोगों को पूरी तरीके से जागृत किया जाए और उनको बताया जाए। और बहुत हद तक अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों की समझ में आ भी जाता है, तुरंत ही आ जाता है। लेकिन समय शायद गलत चुन लिया इन्होंने। स्थान तो ठीक चुना, समय थोड़ा गलत चुना, क्योंकि अभी 1 साल है चुनाव में। तो चुनाव में योगी जी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश थी, ताकि 2027 में पहले योगी जी को चलता किया जाए, बीजेपी को चलता किया जाए, और फिर 2029 को टारगेट किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां अगर 2024 जैसा या उससे बड़ा कारनामा कर दिया जाए तो शायद 2029 में मोदी जी को रोक दिया जाए। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज बताएं सर, समय इन्होंने गलत चुन लिया,
ये तब है जब कोई कांड इन्होंने ऐसा किया हो, जो सही समय पे चुना हो और सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर दिया। 2014 से तो एक लंबा सिलसिला है सर। कभी किसानों के नाम पर, कभी पहलवानों के नाम पर, कभी जो है मुसलमानों के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कोई न कोई। ये तो एक लंबा सिलसिला है जो चलता रहा है। और अब तो धीरे-धीरे अगर जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर आप चले जाएँ, भारत के बाहर जो-जो क्या-क्या चल रहा है, चाहे बांग्लादेश में क्या चला, श्रीलंका में क्या चला या बाकी जगहों पर क्या चल रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि एक ये इंटरनेशनल एक चार्टर का हिस्सा है, जो भारत में जो कुछ भी करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके तो कई बार बिल्कुल साझा आपको दिखाई दे रहा है। आप सोचिए शर्जील इमाम के खिलाफ कार्रवाई कब होगी हुई थी, खुलासा कब हुआ था और वो क्या आपको मुर्शिदाबाद में होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? जो कुछ भी आज के मुर्शिदाबाद में हो रहा है, अभी जो रेलवे ट्रैक को के किनारे डिस्टर्ब करने के प्रयास किए गए, यही तो शर्जील इमाम कहता था। तो ये चीज़ें बहुत पहले से इस तरह की प्लान करके और ये एग्ज़ीक्यूट ये रखा हुआ था। आखिर ये बताइए अब 2 साल चुनाव है, अब अगला कोई कुंभ तो नहीं है, अगला जो माघ मेला आएगा वो एकदम ताज़ा-ताज़ा हो जाएगा, उस समय हो सकता है कि इलेक्शन का वैसा मूड बन जाए कि जहाँ पर दूसरे तरीके की बात हो रही हो। तो ये एक घृणा का दौर उपजाना था। आप ये सीरीज़ ऑफ इवेंट आप देखिए इसके ठीक पहले ब्राह्मणों विधायक उत्तर प्रदेश में कहीं अगर बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर उसको लेके एक बड़ा वितंडा उसके बाद सपा का तुरंत अपने लोगों को इकोसिस्टम को एक्टिवेट कर देना कि नहीं साहब ब्राह्मणों की वहां बेइज्जती हो रही है और फिर उसमें आप सोचिए कोडीन नाम के सिरफ का कांड होता है तो उसमें अखिलेश यादव केवल वो जो एक सिपाही बर्खास्त सिपाही जो कि इसका एक तरह से मेन एलिमेंट था वो उसके आगे केवल सिंह लगा हुआ था तो इसलिए योगी आदित्यनाथ से उसको जोड़ने का प्रयास हुआ और कहा गया कि अपने लोगों को बचाते हैं योगी आदित्यनाथ जिसके लिए योगी जी को कहना पड़ा विधानसभा में कि अब जब उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर तो फिर चिल्लाना मत फातिहा पढ़ने मत जाना ये तक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट लगातार चल रहा है और दोनों जगह साथ चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश जिसने 2024 में भी थोड़ा-सा एक डेंट आया और एक थोड़ा-सा नहीं मैं उसे एक मजबूत डेंट कहूँगा और उसका नतीजा हुआ कि उतनी ही सीटें पूर्ण बहुमत से दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नुकसान ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे बल्कि वो नरेंद्र मोदी को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे ये बात बिल्कुल तय है ये दोनों रूप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रदेश है इसकी सत्ता भी और अगर आप योगी ब्रांड को आगे आने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रित नेतृत्व जो है उसके रूप में अगर देख रहे हैं या उसके विकल्प के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो भी ये बड़ी एडवांस प्लानिंग है कि एक तीर से दो शिकार ये इकोसिस्टम करना चाहता है और इसलिए अब तक का योगी के खिलाफ इसीलिए मैं इसको सबसे बड़ा दांव कह रहा हूं विपक्ष का जहां पर उन्होंने एक शंकराचार्य तक की पदवी के बेहद नजदीक पहुंचने वाले एक हिंदू संत के चेहरे का इस्तेमाल किया ये छोटी सी बात नहीं है इस दुष्चक्र को कांग्रेसी इकोसिस्टम के इस दुष्चक्र को हमारे लोगों को समझना पड़ेगा और मुझे बड़ा संतोष है सर आपने कहा कि सोशल मीडिया का ये दौर है वाकई हर पक्ष इतना तेज पहुंचता है इतने निष्पक्षता से पहुंचता है कि थोड़ा समय जरूर लगता है एक 24 घंटे में इस तरह का कोई फ्रॉड जो है वह सोशल मीडिया के आशीर्वाद से उसके भरोसे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं लेकिन ये हमला बेहद गंभीर है इसको ये समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम ने आज एक भगवावेशी एक हिंदू संत एक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश का दूसरी बार एक प्रशासक के रूप में सेवा कर रहे हैं न सिर्फ सेवा बल्कि सिद्ध किया है उन्होंने हर मोर्चे पर उस आइडेंटिटी के खिलाफ सबसे बड़ा हमला एक भगवाधारी जो कांग्रेसी टूलकिट से बिलोंग करते हैं उनको सामने रखा है तो मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है और जिसे न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहे हैं योगी आदित्यनाथ और मैं एक खूबसूरती बड़ा इसमें पा रहा हूं सर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पूरे मामले से दूर है पहला दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा बड़ा मझोले सेंटर का चाहे स्टेट का कोई भी नेता
उसका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। ये इन चीजों को और डाइल्यूट कर रहा है और योगी आदित्यनाथ इसे फ्रंट से खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं, संकेतों की भाषा में लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी चिचियाहट है और अब इतने सस्ते तरीके पर उतर आए हैं, सर जानते हैं जान से जान को खतरा, ये सब आदमी कब करता है? मैं फांसी लगा लूंगा अगर नहीं होगा, तो ये कब करता है व्यक्ति? ये तब करता है व्यक्ति जब वो अपने उद्देश्यों में सफल होते हुए खुद को नहीं देखते और एक तरह से खुद को एक्सपोज होते हुए हर एक घंटे में अभी मुक्त शरानंद देख रहे हैं। और वो जितना ज्यादा मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उन्हें फिर एक बार साधुवाद दूंगा कि गुरुवर आप ऐसा ही करें। हाँ, सनातनियों को यह शर्म इस बात की जरूर है कि एक कर्मयोगी, एक योग से आने वाले, एक सनातनी पद्धति से आने वाले संत योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ आप इस तरह से राजनीतिक खिलौना बन रहे हैं, तो ये आपका प्रारब्ध है। लेकिन मुझे लग रहा है इसके टेकर्स कोई नहीं है सर। ये एक और असफल रिजिम चेंज तो मैं इसको कह रहा हूं सीधे-सीधे, और ये वही टूल किट है जो कि एक बार और असफल हुआ है। जी। देखिए, जब हम कालनेमी की बात करते हैं, योगी जी ने जिस कालनेमी की बात की है, जिस पर इनकी तरफ से भी बयान आए और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी प्राइम टाइम में जाकर के टेलीविजन स्टूडियो में इसकी व्याख्या की और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने की कोशिश की। कालनेमी ने क्या किया था? बड़ा सुंदर वर्णन है। एक मायावी राक्षस जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए, तो एक मायावी राक्षस ने उनको रोकने की कोशिश की, भरमाने की कोशिश की, संत के वेश में या दूसरे वेश में। और हनुमान जी बहुत जल्दी समझ भी गए कि ये छद्म वेश में है और मायावी है और देर लगाना चाहता है ताकि समय से मैं संजीवनी लेकर के ना पहुंचने पाऊं। तो क्या किया था हनुमान जी ने? उसका वध किया था। तो कालनेमी जो है वो केवल इस समय माघी मेले में नहीं है साहब, राजनीति में भी कई हैं, कई चेहरे हैं जो छद्मवेशी हैं। एक तो इटावा में जो है कोई मंदिर बनवा रहे हैं, उधर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में 3-3 जगह एक कोई दुर्गा आंगन बन रहा है, एक सिलीगुड़ी में कोई महाकाल का मंदिर बन रहा है, एक और बन रहा है। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के बयान सुने हैं, हमने स्टालिन के बेटे के बयान भी सुन रखे हैं सनातन के बारे में। तो कालनेमियों की तो कोई कमी है नहीं, सिर्फ ये है कि इनको पहचानने की जरूरत है अवनीश जी। और सर मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद इन स्थितियों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, लोग पहचान रहे हैं। आज समाज के पास बहुत शानदार फिल्टर हैं सर, और इतना शानदार फिल्टर है कि अच्छा, एक समाज किसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा है, ये वो कब संकेत देता है? भाई सरकार चुनता है जिसको वो उचित लगता है। लेकिन आप केवल केवल महाराष्ट्र का भी मैं उदाहरण ले लूं कि भाई न सिर्फ लोकसभा, न सिर्फ विधानसभा, न सिर्फ तालुका, न सिर्फ निकाय, बल्कि बीएमसी, मतलब हर एक जगह व्यक्ति यही चाहता है, या मतदाता यही चाहता है, या समाज ये चाहता है कि जो इस समय राष्ट्रवाद की धारा में चलती हुई राजनीति है, और राष्ट्रवाद की धारा में जो भी चलेगी राजनीति भारत में, वो अपने आप आपको सनातन के साथ खड़ी हुई होती दिखाई देगी। क्योंकि भारत का नेचुरल जो अगर कोई कल्चर है तो वो राष्ट्रवाद है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भारत प्रथम अगर है तो वो सनातन में आपको दिखेगा, वो सनातनी ही कह सकता है भारत प्रथम, वरना तो वो नहीं मानेगा ना। वो कहेगा कि नहीं, हम फलाने नारा नहीं लगाएंगे, ढकाने समय हम खड़े नहीं होंगे, वो तमाम इकबट लगाता है। तो मुझे लगता है सर कि ये एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग कालनेमियों की हर क्षेत्र में पहचान कर रहे हैं,
आप फिल्में तक देख लीजिए, वहां जो दौर चल रहा है, वहां लोगों ने हमें कभी रोमांस के नाम पर, हमें कभी भारत के नाम पर, हमें कभी भारतीयता के नाम पर, कभी अमन के कबूतर के नाम पर, कभी साझी विरासत के नाम पर, कभी गंगा जमनी तहजीब के नाम पर, किस किस तरीके के कालनेमियों ने, जो कला के कालनेमी रहे हैं, उन्होंने क्या क्या दिखाया है हमको। साहित्य के कालनेमियों पे बात होने रही है, उन्होंने किस एजेंडे के तहत, किस पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडे के तहत उन्होंने सो कॉल्ड कथित साहित्यों का निर्माण किया और हमें पिलाया। तो वो साहित्य के कला, वो आपके कालनेमी। इसी तरीके से सर राजनीति के कालनेमी, और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी आइडेंटिटी राहुल गांधी, क्या ये कालनेमिता नहीं है कांग्रेस के उस उच्च परिवार की, कि जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहता है और कहीं पर वो अपने आप को कैथोलिक क्रिश्चियन के रूप में दर्ज पाता है। तो ये कालनेमी नहीं है तो और क्या है। ऐसे तमाम नाम जो पत्रकारिता में हैं, जिन्होंने किसी मजहब विशेष में या किसी इस तरह की आइडेंटिटी को अपना रखा है, खुद के लिए निभाते हैं, और उसी दृष्टिकोण से एक एजेंडे के तहत कि हम पत्रकारिता में उस तरह का एजेंडा चला रहे हैं। और ये हमेशा हुआ है। वामपंथ को आप उठा के देख लीजिए सर, वामपंथ में क्या है, वो वही ड्रिवन एक वो ईंधन है जो कि जहां भी रहता है वो इसी तरह के कालनेमियों को पैदा करता है। नाम भारतीय, बात करेंगे जल जंगल जमीन की, लेकिन विचारधारा आयातित, और सनातन का नाश। तो ये सारे के सारे हमारे समाज के बहुत सारे अंगों में, हर अंग में कालनेमी और उनके पहचान का संकट खड़ा है सर। इसी तरीके से सनातन के संतों के नाम में जो कालनेमी है, और निश्चित तौर पर आप ये कह के नहीं बच सकते कि भाई साहब कोई संत, अगर सारे संत अगर भाजपा के साथ हो, क्या कोई संत कांग्रेस के लिए अछूत है या कांग्रेस उसके लिए अछूत है? नहीं हो सकती भाई, ये साफ है। ये जनता मानने लगी है, और जनता ये गंभीरता से मानने लगी है कि अगर आप साधु संत समाज से हैं, खुद को सनातन का प्रहरी कहते हैं, और राजनैतिक दृष्टि से जब बात आती है, तो यदि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके खड़े हुए, तो उसे जनता जरा अब साफ पहचानने लगी है कि ये राजनैतिक धारा के कालनेमी हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम मैं अभी मुक्तेश्वरानंद को तो सर हिंदू संत तो मानना ही पड़ेगा ना। वो हिंदू संत तो है ही है, एक विवादित व्यक्ति हैं, राजनीतिक साधु जादे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वे इस समय राजनीति के कालनेमी, भगवा वेशधारी इस रूप में पहचाने जा रहे हैं, और ये सीरीज ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सर कालनेमियों को पहचानने में अब कोई संकट है। उनके सामने पहचान का संकट जरूर है कि अब वो क्या करें। उनकी राजनीति की दुकानें आप देखिए क्या दुर्गति हो रही है। मैं अभी कह रहा हूं, ये स्वघोषित और कोशिश कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य हो जाए मुकदमा लड़के, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और आपने एक बार मेरी बात को दोहराया कि ये काम पे हैं। जी हाँ, ये काम पे हैं। जब तक इनका कोटा है तब तक ये टलेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। तो क्या इससे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद किसी माघ मेले में इतने समय तक रुके हैं? अगर रुके हो तो बता दे, कोई जानकारी दे दे मुझे। मैं जानता हूं कितने दिनों तक इनका शिविर माघ मेले में कभी नहीं रहा है। ये आए हैं, छठ नहाए हैं और चले गए हैं, एक आध दिन रुके हैं। लेकिन ये चूंकि काम पे हैं, ये इनका वर्किंग ट्रिप है। जिस तरीके से होता है ना कि आदमी वर्किंग ट्रिप पर जाता है, हरिद्वार जाने वाला हर आदमी गंगा नहाने नहीं जाता। कुछ लोग हरिद्वार में अपना काम काज करने जाते हैं, धंधा करने जाते हैं। तो ये महाराज जी श्री प्रयागराज में माघ मेले में अपना धंधा कर रहे हैं, और राजनीतिक धंधा कर रहे हैं, ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए इनके टेकर्स नहीं है। कालनेमियों को अच्छे से पहचानने का दौर है सर। संत समाज के जो शिरोमणि हैं उनकी भी आज मैं टिप्पणियां देख रहा था अलग अलग लोगों की। स्वामी रामदेव ने एक बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जितने शंकराचार्य हैं या जितने पीठाधीश्वर हैं, जो अलग अलग मठों के लोग हैं, क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो गायों की चिंता करे? गोरक्षा का दायित्व तो केवल सरकार का है? क्या संतों का नहीं है, पीठाधीश्वर का नहीं है, शंकराचार्यों का नहीं है, बाकी समाज का नहीं है? सबको करनी चाहिए चिंता, तभी गोरक्षा हो पाएगी। और उन्होंने कहा कि 1 लाख गायों की देखभाल तो हम भी कर रहे हैं। तो ये अपने गिरेबान में झांकने का सबके लिए एक अवसर है जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल है सर।
और ये प्रश्न तो अब समाज भी उठा रहा है कि जब कोई बेटी लव जिहाद का शिकार होती है, कहीं जब हिंदुओं की अत्याचार होता है, जब उसी महाराष्ट्र में पालघर में हिंदू संत इस तरीके से पीट-पीट के उनके साथ नृशंसता की जाती है, तब आप कहाँ हैं धर्मगुरु? मैंने यही तो कहा सर, आपका तो जो पद है, जिस पद के आप क्लेमी हैं, तो हम तो अपने सनातन के इन गुरुओं से और ये बड़े जितने भी हमारे पीठ हैं, इनसे तो यही उम्मीद होती है ना सर। और ईश्वर ने निश्चित तौर पर आपको संसाधनों की कमी नहीं दी है। आप आदेश तो दीजिए। हमें तो सर ये लगता है कि कोई शंकराचार्य भाई साधु का कार्य क्या है? वो कोई एक ऐसा अनुष्ठान छेड़े और मीडिया का इस्तेमाल कीजिए ना। नेताओं को संबोधित कीजिए, बड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहिए कि भाई आओ इसमें खुल के फंड करो और आप इससे साझेदारी कर सकते हैं। क्या हमारे शंकराचार्य जी अगर धन पशुओं को या किसी बड़े उद्योगपतियों को अगर इस बात का आमंत्रण देंगे कि आइए और आप जो है हमारे साथ टाई अप करके गौशाला चलाइए, फंडिंग आपकी, सेवा हमारी, तो क्या ये संभव नहीं है? लेकिन नहीं। तो ये प्रश्न तो समाज भी उठा रहा है। आपने रामदेव जी का ज़िक्र किया, खुद संतों के बीच से आवाज़ उठा रही है, सबसे बड़ी मैंने उसको भी गिनाया, अखाड़ा परिषद हो, चाहे बाकी संत हों, ये सारे चाहे बाकी जो सनातन के शिखर पुरुष हैं, उन सारे लोगों ने इस पर अपनी बातें कही हैं और सब ये अच्छी बात है कि कम से कम ये बातें अब सनातन के अंदर से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग संकोच करके अरे जाने दीजिए उनकी क्या बातें, नहीं। और वहीं प्रशासन ने भी एक्सपोज़ किया है इनको। भाई 8 पन्ने का लेटर दिए हैं ना, जो इनसे जवाब माँगा गया था। तो मुझे लगता है सर कि ये प्रश्न लगातार समाज में उठना कि आखिर जब सनातन पर कोई बात आती है, जब कोई इस तरह से प्रताड़ना होती है, जब डेमोग्राफी चेंज दिखाई देता है, तो आप एक सनातन के गुरु होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है? आप कुछ तो करिए साहब। आपको करना चाहिए। तो ये बात समाज की तरफ से निकल के आ रही है और मुझे लगता है कि सनातन की यही विशेषता है सर कि हम अपने कमियों पर बड़े आराम से बात करते हैं और खुद संत समाज भी आप देखिए अविमुक्तेश्वरानंद से लगातार सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल पूछ रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन ने इसमें अपना काम किया है, चाहे वो मेला प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वहाँ भी ठीक है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी अपनी शैली है, वो किसी को छोड़ते नहीं तब तक जब तक कोई उन्हें छेड़ता नहीं और निजी रूप से अविमुक्तेश्वरानंद ने उनको छेड़ा है। इसलिए योगी जी खुद सबसे आगे से लीड कर रहे हैं और वही डील भी कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई डील भी नहीं कर रहा है। जी। अंतिम प्रश्न, केशव मौर्य को क्या हुआ है? वो पूज्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम क्यों भेज रहे हैं, जबकि उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां इन्होंने की हैं, औरंगजेब और पता नहीं किस किस की औलाद बताया है। संकट में अवसर तलाश करने की कोशिश, चुप नहीं रह सकते थे क्या? या इनकी अगर निंदा नहीं करना चाहते आप ऐसे शब्दों के लिए कि योगी जी के बारे में आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप चुप रह सकते थे। ऐसे समय आप स्कोर करने में लग गए। सर, सर मुझे लगता है आपकी दूसरी वाली बात ना, वो ज़्यादा मुफ़ीद बैठ रही है। चुप नहीं रह सकते थे क्या? क्योंकि संकट में अवसर इसकी सर राजनैतिक हैसियत नहीं है, उन सज्जन के पास। बड़ा थोड़ा कठोर शब्द है हैसियत, लेकिन मैंने सही है। राजनैतिक हैसियत कहा। राजनैतिक हैसियत नहीं है सर और ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन ठीक है साहब, कॉम्पिटिशन भी रहना चाहिए, स्वस्थ कॉम्पिटिशन भी रहना चाहिए। लेकिन इसमें मैं चुप नहीं रह जाना चाहिए क्या? ये वाले पे ज़्यादा इसलिए जा रहा हूँ कि सर एक चीज़ और भी है, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अविमुक्तेश्वरानंद लाख एक्सपोज़ हो गए, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं हैं, ठीक है वो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हिंदू संत तो हैं ना सर। तो सनातन से जुड़ी हुई कोई सरकार या राष्ट्रवाद की सरकार कम से कम ये भी नहीं चाह रही है कि 2015 में जिस तरह अखिलेश यादव ने गोदौलिया चौराहे पर इसी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से पीट के इनके चेलों को और इनको बिछा दिया था। तो इस तरह की कम से कम कोई एक्टिविटी योगी सरकार तो नहीं ले सकती, कोई भाजपा सरकार तो किसी संत के साथ नहीं ले सकती। तो मैं इसको इस तरह से भी देखूंगा कि होता है ना कि एक आदमी कर रहा है, ठीक है यार,
तो चलो किसी डिप्टी ने ये भी कह दिया, क्योंकि सर इस समय उन डिप्टी साहब के पास कोई ऐसी राजनीतिक हैसियत नहीं है और अब नाम का ज़िक्र करना भी कॉम्पिटिशन के लिए ये मतलब अब उसका औचित्यहीन है। योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तर प्रदेश में किसी राजनैतिक विकल्प की कोई बात करना, ये जैसे बिल्कुल अ, मतलब आवश्यक सवाल ही नहीं है। और वो भी जिनकी तरफ से आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, केशव मौर्य की तरफ से, तो नहीं साहब, उनकी राजनैतिक नहीं है। कम से कम योगी जी के सामने अब कि उनका नाम चले, योगी आदित्यनाथ, तब तक जब तक योगी आदित्यनाथ स्वयं लखनऊ से कहीं और मूव नहीं करती उनकी राजनीति, तब तक उत्तर प्रदेश में अब कम से कम नेतृत्व को चैलेंज नहीं है। ये एक ऐसी मतलब पसंदीदा रसायन है जो भाजपा विरोधी या कांग्रेसी इकोसिस्टम के जो यूट्यूबर, उनको तो सर दिन में 5 वक़्त ये ख्याल आते हैं। 2017 से ये ख्याल आते हैं सर। वो तो मतलब साल के 12 महीना 9 महीने वाले उम्मीद से जी रहे हैं सर कि हाँ, उनको योगी तो जी अब हटा दिए जाएँगे। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और जब भी पड़ते हुँ। हैं तो एक वीडियो सामने निकल के आता है। बिल्कुल, कि हट गए योगी, आ गया फरमान। अब बताइए सर, हम लोग भी इस तरह का थंबनेल वगैरह बना के काम कर सकते हैं, व्यूज़ आ जाएँगे, हैं? लेकिन ये नैतिकता गवाही नहीं देती। तो योगी जी के सामने कोई उनको चैलेंज करना या चिढ़ाना, ये सब इसका कोई औचित्य नहीं है। अब होगा ना सर कि आप कहाँ मतलब कोई तुलना नहीं है सर। आज से 7-8 साल पहले ठीक है, नाम चलता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ऊँची छलांग अपने कद-काठी जो उनकी ऑरा है उसमें ले लिया है, कि अब उनके सामने आप किसी नेताजी की उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में बात करेंगे तो थोड़ा आग-बगा जाएगा आदमी। अब ये माहौल है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जी, इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर विचार व्यक्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक प्रणाम दर्शकों सर। से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिल जाएँ। अवनीश शर्मा जी का चैनल प्रारब्ध, जिसके बारे में आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसको भी सहयोग और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।